नमस्कार। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम भारत के एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारे सभ्यतागत और संवैधानिक ढांचे का सबसे जटिल और सच कहूं तो सबसे संवेदनशील विषय है, हमारी भाषाई नीति। देखिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक बहस नहीं है। ये राष्ट्र निर्माण, लोकतंत्र और हमारी उस पहचान से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें औपनिवेशिक दौर के बाद मिली है। आज हम ऐतिहासिक संदर्भों और संवैधानिक दस्तावेजों के जरिए इस पूरी बहस को एक बहुत ही शांत, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले इस बात को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। जब इन स्रोतों में हिंदी राष्ट्र की बात की जाती है तो इसका मतलब पूरे देश पर किसी एक संस्कृति को थोपना या हमारी भाषाई विविधता को मिटाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है एक ऐसा ढांचा जहां संघ यानी केंद्र सरकार का कामकाज मुख्य रूप से हिंदी में हो, और ध्यान रहे इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को राज्यों के स्तर पर पूरी तरह से संरक्षित रखने की बात स्पष्ट रूप से कही गई है। तो आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बटी है। पहला, संवैधानिक दृष्टिकोण। दूसरा, राष्ट्रीय अवसरों का लोकतंत्रीकरण। तीसरा, भाषाई चिंताओं का समाधान। चौथा, इंडोनेशिया का ऐतिहासिक उदाहरण। और अंत में एक प्रस्तावित 20 वर्षीय रोडमैप। आइए शुरुआत करते हैं इसके पहले और सबसे अहम पहलू से, यानी हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं का असल विजन समझना यहाँ बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि संविधान कभी भी यह नहीं चाहता था कि अंग्रेजी के साथ एक स्थायी द्विभाषी व्यवस्था चले। अगर हम अनुच्छेद 343 को देखें तो वह स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा स्थापित करता है और अंग्रेजी को केवल 15 साल के लिए एक ट्रांजिशनल या संक्रमणकालीन भाषा के रूप में रखा गया था। और अनुच्छेद 351 यह तो संघ को स्पष्ट निर्देश देता है कि वो सक्रिय रूप से हिंदी का प्रसार करें। ये कोई हल्का सुझाव नहीं था, बल्कि एक मजबूत संवैधानिक जनादेश था। और सिर्फ कानूनी तौर पर ही नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे कई प्रमुख नेताओं का दृष्टिकोण भी एकदम स्पष्ट था। महात्मा गांधी का ही उदाहरण लें। वो अंग्रेजी को एक ऐसी भाषा मानते थे जो शासकों और आम जनता के बीच एक बड़ी खाई पैदा करती है। उनका मानना था कि भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक ऐसी संपर्क भाषा चाहिए जो हमारे लिए स्वाभाविक हो और जिसे बड़े पैमाने पर आम जनता आसानी से समझ सके। और केवल गांधी जी ही नहीं, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी बिल्कुल यही मानना था। पटेल जी ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगर राष्ट्र का एकीकरण करना है तो एक ही राष्ट्रीय भाषा का होना बहुत जरूरी है। कई आधिकारिक भाषाएं देश को बांट सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इसी बात का समर्थन किया था कि एक संप्रभु गणराज्य को आखिरकार औपनिवेशिक अंग्रेजी के बजाय एक स्वदेशी संपर्क भाषा के माध्यम से ही काम करना चाहिए। अब हम इस बहस के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण और जमीनी पहलू की ओर बढ़ते हैं, जो है राष्ट्रीय अवसरों का लोकतंत्रीकरण। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये वाकई एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाते हैं। आज भारत में 11% से भी कम लोग अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल पाते हैं, यानी 89% आबादी गैर अंग्रेजी भाषी है। दूसरी ओर हिंदी को पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में लगभग 57% से ज्यादा लोग समझते हैं। तो स्रोत ये तर्क देते हैं कि अंग्रेजी आज भी एक तरह के गेटकीपर या बाधा का काम कर रही है, जो एक छोटे से शहरी वर्ग को फायदा पहुंचाती है और एक बहुत बड़े वर्ग को व्यवस्था से ही बाहर कर देती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि केंद्रीय संस्थानों में अंग्रेजी को हटाकर स्वदेशी भाषा को लाना सामाजिक गतिशीलता का एक बहुत बड़ा साधन माना जा रहा है। स्रोतों के अनुसार अगर यूपीएससी, एसएससी और अदालतों में ये बदलाव होता है तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, दलितों और आदिवासियों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड या समान अवसर पैदा होगा। जरा सोचिए, ये उन 90% परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाएगा जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं और जिन्हें अंग्रेजी के प्रभुत्व के कारण परीक्षाओं में भारी संघर्ष करना पड़ता है। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक और प्रशासनिक पहलू भी है। 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ये वो अनुमानित वार्षिक लागत है जो केंद्र सरकार हर साल समानांतर अंग्रेजी हिंदी दस्तावेजों, अनुवादकों और इससे होने वाली प्रक्रियात्मक देरी पर खर्च करती है। एक सुव्यवस्थित एकल राजभाषा प्रणाली से इस भारी खर्च और अनावश्यक नौकरशाही की देरी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
लेकिन हम इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि गैर हिंदी भाषी राज्यों की अपनी बहुत गहरी और एकदम जायज़ चिंताएं हैं। और यही हमारा तीसरा बिंदु है, भाषाई चिंताओं का समाधान। देखिए, यहाँ संघ स्तर और राज्य स्तर की स्वायत्तता के बीच का स्पष्ट अंतर समझना बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर के राज्यों का ये डर पूरी तरह स्वाभाविक है कि कहीं उनकी अपनी भाषाएं खतरे में न पड़ जाएं। लेकिन इस विश्लेषण का मुख्य तर्क ये है कि केंद्र सरकार के कामकाज को हिंदी में शिफ्ट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तमिलनाडु में तमिल या पश्चिम बंगाल में बंगाली के लिए कोई खतरा है। भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं राज्य प्रशासन, शिक्षा और संस्कृति के लिए पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। हिंदी साम्राज्यवाद के इस डर को दूर करने के लिए स्रोतों ने जो तरीका सुझाया है वो बाध्यकारी नहीं बल्कि सहयोगात्मक है। इसका मतलब है कि गैर हिंदी राज्यों को इस बदलाव के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएं। साथ ही केंद्रीय नौकरियों के लिए एकदम मातृभाषा जैसी पूर्ण दक्षता की नहीं बल्कि केवल बुनियादी कार्यात्मक हिंदी यानी B2 स्तर की मांग की जाए। पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक और सहमति आधारित होना चाहिए। अब इस तरह का भाषाई एकीकरण जमीन पर कैसे काम कर सकता है, इसे समझने के लिए दुनिया के अन्य बड़े संघीय देशों की ओर देखना काफी मददगार होता है। आइए अपने चौथे बिंदु में इंडोनेशिया का उदाहरण देखते हैं। और यह उदाहरण बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे एक विशाल और अत्यधिक विविधतापूर्ण देश एक राष्ट्रीय भाषा को सफलतापूर्वक अपना सकता है। इंडोनेशिया में बाहसा इंडोनेशिया को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया, जबकि हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में ये केवल 10% आबादी की ही मूल भाषा थी। बिना किसी सांस्कृतिक टकराव के उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत साधन बना लिया। और इस पूरे प्रोसेस की सबसे अहम बात क्या थी? इंडोनेशिया की सांस्कृतिक बहुलता बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुई। जावानीज, सुंडानी और बालिनी जैसी स्थानीय भाषाएं आज भी पूरी तरह से जीवित हैं और फल फूल रही हैं। ये स्रोत हमें ये समझने में मदद करता है कि एक व्यावहारिक राष्ट्रीय प्रशासनिक भाषा और हमारी अपनी क्षेत्रीय सांस्कृतिक भाषाओं के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है और ये दोनों एक साथ बेहतरीन तरीके से अस्तित्व में रह सकते हैं। तो अगर भारत इस संवैधानिक जनादेश को लागू करने का फैसला करता है तो बिना किसी सामाजिक या आर्थिक उथल-पुथल के ये कैसे मुमकिन होगा? स्रोत इसके लिए एक बहुत ही व्यवहारिक ब्लूप्रिंट देते हैं। हमारा पांचवा बिंदु, एक 20 वर्षीय संक्रमण रोड मैप। आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। यह 20 वर्षों और 4 चरणों में बटा हुआ एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्लान है। यह कोई रातों रात होने वाला जादुई बदलाव नहीं है, बल्कि एक बेहद क्रमिक प्रक्रिया है जो प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करती है और किसी भी तरह की जबरदस्ती से बचती है। पहले और दूसरे चरण यानी शुरुआत के 10 वर्षों में पूरा ध्यान केवल क्षमता निर्माण पर है। इन सालों में गैर हिंदी राज्यों में मुफ्त और राज्य सब्सिडी वाली हिंदी शिक्षा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी का समानांतर उपयोग पहले की तरह ही जारी रहेगा। केंद्रीय परीक्षाएं द्विभाषी होंगी, जिनमें हिंदी के लिए सिर्फ 10% वेटेज होगा और IITs या एम्स जैसे बड़े संस्थानों में वैकल्पिक हिंदी ट्रैक शुरू किए जाएंगे ताकि बुनियादी ढांचा धीरे धीरे मजबूत हो। फिर आते हैं चरण 3 और 4, जो समेकन के चरण हैं। 11वें से 20वें वर्ष के बीच सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे हिंदी में प्राथमिक याचिकाएं स्वीकार करना शुरू करेगा और आखिरकार हिंदी संघ की एकमात्र संचालन भाषा बन जाएगी। अब आप सोचेंगे, अंग्रेजी का क्या होगा? अंग्रेजी पूरी तरह से हटेगी नहीं, बल्कि इसे कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए औपचारिक रूप से समर्पित कर दिया जाएगा। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भाषाई विविधता सूचकांकों का निरंतर ऑडिट होगा ताकि ये सुनिश्चित रहे कि अल्पसंख्यकों और राज्यों के भाषाई अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमारे सामने 2 स्पष्ट विकल्प नजर आते हैं। एक तरफ अंग्रेजी के प्रभुत्व को बनाए रखने की रणनीति है, जिसका सीधा सा मतलब है 89% आबादी को व्यवस्था से बाहर रखना और एक छोटे से अभिजात्य वर्ग का एकाधिकार कायम रखना। दूसरी तरफ हिंदी प्रथम संघ मॉडल है। माना कि शुरुआत में इसमें कुछ प्रशासनिक चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये अवसरों का लोकतंत्रीकरण करेगा, भारत के भीतर लोगों की गतिशीलता बढ़ाएगा और सबसे बढ़कर उस जनादेश को पूरा करेगा जो हमारे संविधान निर्माताओं ने 75 साल पहले तय किया था।
तो हम इस विश्लेषण का समापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल के साथ करते हैं। क्या इतनी गहरी विविधता वाली सभ्यता संघ स्तर पर एक प्राथमिक राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से कुशलतापूर्वक और लोकतांत्रिक रूप से काम कर सकती है? अगर ये विश्लेषण आपको ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो भारत के भविष्य की परवाह करते हैं। इतिहास, राजनीति, भाषा और सभ्यता पर ऐसी और गहरी चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।